लेकिन इस दुनिया में साधारण हो जाना सबसे असाधारण बात है। दाऊद इब्राहिम पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में मौजूद है। कसाब जैसा कोई व्यक्ति उनके देश में भी रहता है। मोदी जी पाकिस्तान को युद्ध करने का कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल शर्मा आपकी होस्ट और दोस्त हमारे शो टॉक विद मास्टर सीजन 2 में हमारे मास्टर दिनेश परिहार जी के साथ आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कई सालों से हमारे देश में एक अनोखी लहर है, मोदी की लहर। जी हाँ, नमो की लहर। मैं बात कर रही हूँ हम सभी के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। कई दिनों से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप अपने शो में नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कीजिए, ताकि वो उनके विराट स्वरूप को जान सके, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान सके और मनोविज्ञान के बारे में जान सके। तो आज का मेरा प्रश्न है उस महान जननायक के बारे में, जो हम सभी देशवासियों के ही प्रिय नहीं अपितु पूरे विश्व के प्रिय नेता हैं। तो आइए, आज का मेरा प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। सर, नरेंद्र मोदी जी एक महान देशभक्त हैं। ऐसी क्या बातें आजकल वो पाकिस्तान के बारे में बात तक नहीं करते हैं? और क्या है नरेंद्र मोदी जी का मनोविज्ञान? नरेंद्र मोदी जी इस देशवासियों को कभी बड़े भाई की तरह दिखते हैं, कभी वो पिता की तरह दिखते हैं, कभी वो मामा की तरह दिखते हैं, कभी वो चाचा की तरह दिखते हैं। मेरी नज़र में वे बेहद साधारण हैं। लेकिन इस दुनिया में साधारण हो जाना सबसे असाधारण बात है। चूंकि वो साधारण है, इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो बेहद बेहद असाधारण है। ये सबसे पहली उनकी काबिलियत है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बात पे बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, और वो बात ये है कि जो अभी है मैं उसे ही नहीं देखता, बल्कि भविष्य में जो हो जाने वाला है मैं उसे भी देखता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, उस वक्त जो उन्हें भारत सौंपा गया था, जरा उसको देखने की कोशिश करें। अरबों खरबों की डॉलर के कर्ज में दबा हुआ भारत, आतंक के साए में रोता बिलखता भारत, खंड खंड हुआ हुआ भारत। उन्होंने कहा, मैं अभी जो मुझे भारत मिला है वही नहीं देखता, बल्कि भविष्य में भारत जो हो जाने वाला है उसको भी देखता हूं। आज की तारीख में आप भारत को देखें, आज भारत चांद पे पहुंच रहा है। आज भारत सूर्य की सारी जानकारियों को जुटा रहा है। आज का भारत भीख मांगता हुआ भारत नहीं है, बल्कि आज का भारत लोगों को दान दे रहा है, लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहा है, पूरे विश्व को वो अपना अनुदान बांट रहा है। आज का भारत आतंक के साए में जीने वाला भारत नहीं है। आज का भारत मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत है। स्थितियां चेंज हो गई है, बदलाव बहुत जबरदस्त तरह से आ गए हैं। पूरे विश्व में आज भारत एक अभूतपूर्व शक्ति बन के उभरा है, और उसके पीछे का पूरा पूरा क्रेडिट मैं नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा। विश्व का कोई भी कोना हो, आज भारतीयों को बड़े सम्मान के साथ देखा जा रहा है। नासा हो, चाहे विश्व के कोई भी बड़े से बड़े डिपार्टमेंट हो, आज भारतीय वहां पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। यदि आज भारत के साथ साथ समस्त भारतवासी गौरवान्वित हो सके, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। एक खास बात जो उन्हें दूसरे लोगों से बहुत अलग करती है, और दैट इज वाई भारत उनकी इस खास बात के कारण सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, वो है उनका असाधारण बिजनेसमैन होना। चूंकि वो गुजरात से हैं, और गुजरात की मिट्टी में पता नहीं क्या बात है कि वहां से हमेशा बहुत ही असाधारण बिजनेसमैन गुजरात ने दिए। उनके असाधारण बिजनेसमैन होने का कमाल है कि अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्ट पूरा विश्व भारत में कर रहा है। आज वो पूरे विश्व को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो सके हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर से बेहतर सुविधाएं। और जब करोड़ों अरबों अरबों खरबों डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो सोचिए कि रोजगार के अवसर कितने कितने सारे बढ़ जाएंगे। यदि मैं आपको कहूं कि हिंदुस्तान इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है,
तो वो उनकी जो काबिलियत है बिजनेसमैन हो जाने की, वही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है। अगली बात, यदि उनके मनोविज्ञान की बात करें तो उनमें है एक अदम्य साहस। बहुत साहसी व्यक्ति मैं मानता हूँ। ऐसे डिसीजन जो उन्होंने लिए इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने लिए, चाहे वो नोटबंदी का डिसीजन हो या कश्मीर का कोई मामला हो या और भी आतंकवाद से रिलेटेड कोई भी हार्ड एक्शन लेना हो, वो जरा भी नहीं चुके, जरा भी ना घबराए। दैट इज वाई कि पूरा के पूरा भारत एक अदम्य साहस से भर गया। आज हम इतने डरे, इतने इतने साए में जीने वाले लोग नहीं रहे। आज पूरे भारत की तस्वीर, युवाओं की तस्वीर यदि आप देखोगे तो वो मुंह तोड़ जवाब देने वाला युवा हो गया है। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो है इंस्पिरेशंस। एक चाय वाले से एक प्रधानमंत्री का सफर बहुत बड़े इंस्पिरेशन का काम करता है। वो इतना बड़ा इंस्पिरेशन है, यदि आज की तारीख में आप सभी जगह पे देखेंगे तो वो इंस्पिरेशन स्प्रेड हुआ है, चारों तरफ फैला है। यदि स्पोर्ट्स की बात करें, जेवलिन थ्रो में हम विश्व विजेता हैं। आज बैडमिंटन में हमारे पास विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आज स्पोर्ट्स के मामले में जहां हम कहीं भी नहीं हुआ करते थे, हम सर्वोच्च शिखर पे हैं। बॉक्सिंग में हम स्वर्ण पदक लेके आने वाले। हिंदुस्तान की पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी टीम है कि उसकी 4 टीमें तैयार हो सकती है विश्व के मामले में। वो जो इंस्पिरेशन था वो सभी जगह फैला है। वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो कोई भी विभाग हो, वो सभी जगह स्प्रेड हुआ है। भले ही हम इसको देख ना पाए, लेकिन इस देश का माहौल इस तरह से कुछ हुआ कि वहां कोने कोने पे, जगह जगह पे इंस्पिरेशन जैसे कि फूट फूट पड़ा हो। आप ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं बोलते। हाँ, मैंने भी काफी वक्त से उनको पाकिस्तान के खिलाफ तो कम से कम कुछ भी नहीं देखा। तो क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ मौन हो गया? एक छोटे से इंसिडेंट से शायद मैं समझाऊं तो आपको समझ में आएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। एक चरवाहा है और पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी पे वो अपनी भेड़ों को चला रहा है। हमेशा ऐसा होता था कि दोपहर के वक्त पे उसकी जो बीवी थी वो खाना लेके आ जाती थी। आज उसकी बीवी खाना लेके नहीं आई है। तो उसको चिंता होने लगी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उसकी बीवी इस तय टाइम पे आगे पीछे में कभी भी खाना लेके ना आई। उसको चिंता सताने लगी। जब वक्त वक्त से गुजर गया बहुत ज़्यादा, तो उसको लगा कि घर जाके देखना चाहिए कि एग्जैक्टली हालात क्या घटे। लेकिन बहुत सारी भेड़ें थी, किसी को तो जिम्मे में सौंपना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसने देखा कि सामने एक लकड़हारा लकड़ियों को काट रहा है। इस चरवाहा की खास बात यह थी कि ये बहरा था। वो जो लकड़हारा था, जो कि लकड़ी काट रहा था, उसको ये कहने गया कि मेरी बीवी खाना लेकर नहीं आई है, मेरी भेड़ें यहाँ पे चल रही हैं, मैं घर जाके क्या खाना लेके आ जाऊं। वो जो लकड़ियों को काट रहा था, जो लकड़ा रहा था, वो भी बहरा था। उसने कहा, जा जा, हमारे पास तेरे से बात करने का वक्त नहीं है। ये जो चरवाहा था, ये जो गडरिया था, इसको लगा कि इसने कहा कि जा जा, तेरी भेड़ों की देखभाल मैं कर लूंगा। ये घर गया तो घर पे कुछ मेहमान वगैरह आ गए थे, दैट इज वाई बीवी नहीं आ पाई थी। ये वापस लौटा खाना खा के। जब लौटा तो उसने देखा कि वो जितनी भी भेड़ें थी वो सब कुशल थी। तो उसने कहा कि इस लकड़हारा ने मेरी भेड़ों का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखा। तो उसने कहा कि ऐसा कोरा धन्यवाद क्या कहना। तो एक उसके पास लंगड़ी भेड़ थी। तो उसने कहा, इस लंगड़ी भेड़ को मैं उपहार स्वरूप उस लकड़हारे को दे देता हूँ। वो लंगड़ी भेड़ को जब लेके लकड़हारे के पास गया तो कि आप ये भेड़ ले लें, लेकिन चूंकि दोनों भेड़े थे तो लकड़हारा तो ये समझा कि शायद इसकी भेड़ को मैंने लंगड़ा कर दिया। दोनों लड़ने लगे। वो बार बार कोशिश करे कि आप ये भेड़ स्वीकार कर लो, लकड़हारा लगे कि यार मैंने तो तेरी भेड़ को लंगड़ा किया ही नहीं था, फिर तू मुझ पे इल्जाम क्यों दे रहा है। दोनों का विवाद बढ़ते चले गया। दो बहरे जब आपस में बात करेंगे तो विवाद बढ़ना ही है। दोनों का विवाद बढ़ता चला गया, बढ़ता चलेगा। तो एक घुड़सवार वहां से निकला। ये जो घुड़सवार निकला ये भी बहरा था। ये एग्जैक्टली घोड़ा चुरा के किसी का भागा था और रास्ता भटक गया था। उसको लगा कि ये दो लोग सामने हैं तो इनसे क्यों ना पूछ लिया जाए रास्ता। लेकिन जब वो आया तो दोनों बात बनाने लगे। वो जो चरवाहा था वो कहने लगा कि लंगड़ी भेड़ है, मैं इसको देना चाहता हूँ तो ये लेना नहीं चाहता है। वो लकड़हारा कहने लगा कि यार इसकी भेड़ को मैंने लंगड़ा नहीं किया है। वो जो घुड़सवार था उसको ऐसा लगा कि जो मैंने जिनका घोड़ा चुराया शायद दोनों में से किसी एक का मैंने घोड़ा चुराया है।
तीनों जब आपस में उलझने लगे तो विवाद बढ़ने लगा। दो से भले तीन जब हो गए और तीनों बहरे, और जब वो बात आगे बढ़ने लगी, तो वहां से एक ख्यात संत का गुजरना हुआ, जिसने ये व्रत ले रखा था कि कम से कम बहरों लोगों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तीनों ने उसको पकड़ लिया और तीनों ने अपनी अपनी दिक्कतें बताई कि ये भेड़ मैं इसको उपहार स्वरूप देना चाहता हूं, लेकिन ये लेना नहीं चाहता है। वो लकड़ा रखा है कि इसकी भेड़ को लंगड़ी मैंने नहीं किया है, और वो जो घुड़सवार था कि तुमको लेना हो तो घोड़ा ले लो, तुम्हारा यदि है तो, लेकिन मुझे जाने दो। वो जो ख्यासन था जिसने कि ये व्रत ले रखा था कि मैं कम से कम बहरे लोगों के सामने तो एक भी शब्द अपना जाया नहीं करूंगा, उसने मामले को समझ लिया। वो घुड़सवार के पास गया और उसने आंखों से आंखें मिलाई। एक व्यक्ति जो मौन हो गया है, एक व्यक्ति जो कि ध्यान को उपलब्ध हो गया है, एक व्यक्ति जो विचार और मन से मुक्त हो गया है, उसकी आंखों में एक विशेष चमक आ जाती। तो उसने आंखों में आंखें डाल के घुड़सवार को देखा और देखता ही रहा। घुड़सवार ने घोड़ा छोड़ा और जल्दी से वहां से भाग गया। वो पलटा और वो लकड़हारे की तरफ गया, आंखों से आंखें डाल के उसकी देखा, गौर से देखा, ध्यान से देखा। लकड़हारे को लगा कि ये व्यक्ति मुझे संमोहित कर देगा, ये निश्चित रूप से कोई जादूगर है। लकड़हारा सब लकड़ियां जितनी थी जल्दी से बीनी और वहां से चले गए। फिर वो चरावा के पास गया और चरावा को भी उसने आंखों से देखा। उस चरावा को भी लगा कि ये व्यक्ति मुझे सम्मोहित कर देगा, इसके पास रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पहले के दो व्यक्ति भी जा चुके हैं। वो भी वहां से निकल गया। उस ख्यात संत ने बगैर कुछ बात के सारे मामले को शांत कर दिया। आप कहते हैं मोदी जी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, वो बहरे हुक्मरानों के खिलाफ वो कुछ बोलेंगे जो कि सुनता ही नहीं है। वो बहरी पाक आर्मी के लिए मोदी जी कुछ बोलेंगे जो कि ये समझने को तैयार नहीं है। कसाब ने हिंदुस्तान आके कत्लेआम मचाया। हिंदुस्तान ने सारे सबूत जुटाए, पाकिस्तान को सौंपे, तो पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि कसाब जैसा कोई व्यक्ति उनके देश में भी रहता है। इस पाकिस्तान को मोदी जी कुछ बोलेंगे? जने कितने ट्रेन ब्लास्ट, बस ब्लास्ट, जने कितने ब्लास्ट करके दाऊद इब्राहिम पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान कह कह के थक चुका है। हिंदुस्तान साक्ष्य पे साक्ष्य उनको दे दे के थक गया है कि तुम दाऊद इब्राहिम को हमें सौंप दो। वो मानने को तैयार नहीं है कि दाऊद इब्राहिम जैसा कोई व्यक्ति भी उनके यहाँ है। बड़े मजे की बात है, अभी कुछ दिनों पहले जब चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंचा, तो मैं पाकिस्तान का एक प्रोग्राम देख रहा था। एक व्यक्ति ने लाल टोपी पहनी हुई थी, वो शायद उसको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच गया है। वो ये कह रहा है ये एआई का कमाल है, ये कोई गेम इन्होंने हिंदुस्तान वालों ने दिखा दिया, ये कोई एनिमेशन का कमाल है, ये एग्जैक्टली टोटली फेक न्यूज है। ऐसे लोगों को मोदी जी कुछ, ऐसी आवाम को मोदी जी कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो मोदी जी वहां पे चुप हो जाते हैं। मोदी जी एक शब्द भी नहीं कहते। और आप ये जानते हैं मोदी जी के चुप होने का नतीजा यह है कि आप पाकिस्तान की बदहाली आज की हालत में जो हो गई है उसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यह कहने की कोशिश की कि वो एक असाधारण बिजनेसमैन है, और पूरे देश पूरा विश्व यदि प्रोग्रेस करता है तो बिजनेस के कारण ही प्रोग्रेस करता है। उन्होंने बिजनेस के सारे रिश्ते वहां से तोड़ लिए, वो चुप हो गए। और उनके चुप होने से, उनके बिजनेस के सारे रिश्ते तोड़ लेने से पूरा पाकिस्तान बदहाली की स्थिति में आ गया। लोग ये कहते हैं कि मोदी जी हिंसावादी है। उस दृष्टिकोण से मैं एक अलग दृष्टिकोण से उन्हें कहता हूं कि हाँ वो हिंसावादी है। ये देश जहाँ पे कि बुद्ध पैदा हुए, ये देश जहाँ पे कि महावीर हुए, ये देश जिसने कि नानक को जाना, मोदी जी पाकिस्तान को युद्ध करने का कहते हैं। और ऐसा युद्ध का न्योता मोदी जी के अतिरिक्त कोई और देश नहीं दे सकता। मोदी जी कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान को युद्ध का न्योता देते हैं कि आओ आप और हम मिलकर युद्ध करते हैं अशिक्षा के खिलाफ, आओ आप और हम मिलकर युद्ध करते हैं भुखमरी के खिलाफ, आओ आप और हम मिलकर युद्ध करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। यदि आप कहते हैं अहिंसावादी हो तो मोदी जी ऐसे युद्ध का न्योता देते हैं, इनको आप अहिंसावादी कहेंगे? लेकिन वो देश तो जैसे किसी और ही मामले में जी रहा है।
और आज यदि वो उस युद्ध का न्योता वो स्वीकार करता तो पाकिस्तान किसी अलग स्थिति में होता, किसी अलग हालात में होता। मोदी जी चुप हो जाते हैं। वो ये जानते कि यहाँ पे बोलने से कुछ भी मतलब नहीं। कितना हमने बोल के कितना कितना हमने साक्ष्य दे दिए, कितने प्रमाण हमने दे दिए, लेकिन बोलने से कुछ भी मतलब नहीं होता है, तो हम सारे रिसोर्सेस वहां से बंद कर देंगे। और वहां से बंद करने का स्थिति ये हो गई है कि वहां आज भुखमरी की स्थिति। जैसा कि आपने क्वेश्चन कहने की कोशिश की कि वो एक महान देशभक्त, निश्चित रूप से उनके जैसा महान देशभक्त मैंने नहीं देखा। और ऐसी मेरी व्यक्तिगत मामला है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो वीर भगत सिंह हो, ऐसे देशभक्त यदि इस देश में होते हैं तो उनको दीपावली से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। उनको होली से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ना कोई मदर्स डे है, उनके लिए ना कोई फादर्स डे है। वो सिर्फ 2 त्यौहार अपनी जिंदगी में जानते हैं, पहला है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी। वो महान देशभक्त हैं। और मैं यदि मेरी बात मोदी जी तक जा पाए तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश उनसे प्यार करता है, लेकिन पूरा विपक्ष हमेशा उनके खिलाफ खड़ा होता है। पूरा ईश्वर उनके साथ है, लेकिन विपक्ष जैसे उनको कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं करता है। अच्छी से अच्छी वो चीज लेके आ जाए, लेकिन वो हमेशा विपक्ष उनके खिलाफ ही खड़ा हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं हूं, ये हूं, या पूरे विश्व का या पूरे देश का एक एक देशवासी हो, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। वो बहुत साधारण है, वो बहुत साधारण होने के कारण बहुत असाधारण है, और एक वो महान देशभक्त है। ऐसे देशभक्त जिस पे कि एक एक देशवासी को गौरवान्वित हो जाना चाहिए। भारत कहाँ था, वो भारत को कहाँ ले आए, और पूरा विश्व ये जान गया है, और ये जनवाया उन्होंने ही है कि बहुत जल्द ये भारत विश्वगुरु हो जाने वाला है। और भारत यदि विश्वगुरु हो जाता है तो समझना कि उसकी नींव एक ही व्यक्ति ने रखी थी, और वो है नरेंद्र मोदी जी। वो कमाल है। मेरी नज़र में वो बेहद 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 इंस्पिरेशन के साथ यहाँ पे मौजूद है, और वो एक महान से भी महानतम देशभक्त है। अद्भुत, आश्चर्यजनक और बहुत ही जादुई अंदाज में आपने नरेंद्र मोदी जी को हम सभी के सामने रखा है सर। मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ नरेंद्र मोदी जी का जब भी नाम आता है, या मुझे गर्व होता है कि मैं भारतवासी हूँ जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं जान पाई आपने जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी जी को व्यक्त किया, मैं और हमारे सभी दर्शक जान पाए होंगे कि क्या है उनका मनोविज्ञान, क्यों वो इतने खास हैं, क्यों उन्हें देश से इतना प्यार है, क्यों हम सब के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, और क्या वजह रही कि वो पाकिस्तान के बारे में कभी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन चुप रहते हुए भी उन्होंने इतना काम किया है। शब्द नहीं आ पा रहे हैं सर मेरे अभी बाहर। मैं सभी भारतवासियों से ये अपील करती हूँ कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं और आप एक सच्चे देशभक्त हैं, तो हमारे इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।